हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 12 अगस्त 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। अपने प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें। और जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है? ये 5 अगस्त 2020 तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 5 अगस्त 2020 तक पूछा गया है कि कितने राज्यों में ये शामिल हो चुका है। ये अभी तक भारत के कुल 32 राज्य / यूनियन टेरिटरी में शामिल हो गया है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि टोटल 36 हैं। तो इन 36 में से 32 में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क शामिल हो चुका है। जो बचे हुए हैं 4 वो कौन कौन से हैं? सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और लद्दाख में अभी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क? देखिए, कोविड-19 के वैक्सीन की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। कोविड-19 के वैक्सीन तो अभी बने ही नहीं हैं, तो उसकी बात कहाँ से होगी। हालांकि रशिया ने पहला ट्रायल किया है और रशिया पहला ऐसा देश है जो इसका वैक्सीनेशन अपने देश में शुरू कर दिया है, लेकिन अभी वो रशिया का वैक्सीन भी विवादों के घेरे में है क्योंकि WHO उसे मान्यता नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि कम ट्रायल के बाद इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इसका कोविड-19 के वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। पहले तो आप ये ध्यान में रख लो, क्योंकि अभी कोविड-19 वैक्सीन की बात चल रही तो इससे नहीं जुड़ा है ये, पहले ये जान लीजिए। ये है क्या? देखिए, जो भी वैक्सीन है, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन या फिर आपका मेनिंजाइटिस का वैक्सीन, इन सब चीज़ों की जो वैक्सीन है इनको जो है कोल्ड चेन पॉइंट पर रखा जाता है और इन सब की ट्रैकिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल राज्यों द्वारा किया जा रहा है। ये नेशनल हेल्थ मिशन का प्रोग्राम है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू इन सब की जो ट्रैकिंग होती है वैक्सीन की, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस और भी सारी वैक्सीन जो वैक्सीनेशन होता है सबका इसमें जो है ट्रैकिंग किया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसी के अंदर इसकी ट्रैकिंग की जाती है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू। नेशनल हेल्थ मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की स्कीम है। कैसी ट्रैकिंग होती है? देखिए, ट्रैकिंग ऐसी होती है कि किसके पास कितना स्टॉक किस वैक्सीन का है, किस हॉस्पिटल के पास कितना स्टॉक किस वैक्सीन का है, इसकी डायरेक्ट ट्रैकिंग करता है। ये हर स्टेट के जो कैपिटल होती है वहाँ पे इसका एक ऑफिस है जहाँ पे ये डायरेक्ट, जहाँ पे ये वैक्सीन रखी होती हैं उनका सारा डेटा इनके पास मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के पास कितनी वैक्सीन, किस चीज़ की कितनी वैक्सीन किस हॉस्पिटल पे है, उसको कितने टेम्परेचर पर रखा गया है, उसका फ्लो यानी कि पर डे लगभग कितनी वैक्सीन उससे निकाली जा रही है। और जैसे जब ज़रूरत पड़ी तो कोई दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ख़त्म है तो पास के नज़दीक हॉस्पिटल में जहाँ पे सरप्लस वैक्सीन होगी, यानी कि उनके फ़्लो के अनुसार उनके पास पर डे जो फ्लो है उस हॉस्पिटल का इनके पास डेटा है, तो जो सरप्लस वैक्सीन होगी उसको नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। इसका यही फ़ायदा है। इससे अभी तक कुल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हो चुके हैं, 4 शामिल होने बाकी हैं। ये 5 अगस्त 2020 तक की बात की जा रही है। और जो ये डेटा 5 अगस्त को नहीं रिलीज़ किया गया, ये डेटा रिलीज़ किया गया 10 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 तक के डेटा को 10 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर द्वारा। और आरोग्य पाथ एक स्कीम और है, एक ऐप है ये जो कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट सुविधा की जानकारी देता है लोगों को कि किस जगहों पे, मतलब आरोग्य पाथ अगर आप डाउनलोड करोगे तो दिखाई देगा आपको कि कितने पेशेंट किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपके आसपास के कितने बेड वहाँ पे खाली हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं। इसका उद्देश्य कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए आरोग्य पाथ ऐप को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ही भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने विलुप्त हो रहे फूलों के लिए भी एक राज्य रजिस्टर बनाया है कि उसके अंतर्गत उन सारे फूलों का ब्यौरा होगा जो विलुप्त हो रहे हैं। फिर उन फूलों को प्रिजर्व किया जाएगा, उनके जीन को प्रिजर्व किया जाएगा ताकि वो विलुप्त होने के बाद भी उनका जीन प्रिजर्व रहे और वैज्ञानिक उसकी मदद से उन फूलों को पुनः से उगा सकें। तो विलुप्त हो रहे फूलों के लिए राज्य रजिस्टर बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाने वाला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है और कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, एक गर्मी की और एक ठंडक के दिनों की। गर्मी की जो राजधानी है उसको गैरसैंण बोलते हैं और ठंडक की राजधानी देहरादून है। समर की गैरसैंण और विंटर की देहरादून राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे की पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से किस राज्य तक चलेगी? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर रेलवे की पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से किस राज्य तक चलेगी? क्या है पहले जान लेते हैं व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। जो छोटे व्यापारी हैं ये ट्रेन उन्हीं के लिए चलाई जा रही है। अभी क्या है कि ये दिल्ली से चलेगी ये ट्रेन और जाएगी त्रिपुरा तक ये ट्रेन जाएगी। तो बीच में जितने भी स्टेशनों पे इसे रुकना है, अब वहाँ के छोटे व्यापारी अपने लिए सामान को दिल्ली से बुक करा सकते हैं या फिर रास्ते में कहीं से और बुक करा के त्रिपुरा तक मंगा सकते हैं। तो जैसे दिल्ली से कोई व्यापारी ने सामान बुक कराया, ये ट्रेन दिल्ली से चली और इसका अगला स्टॉपेज आपका होता है यूपी का गाज़ियाबाद। तो दिल्ली से गाज़ियाबाद अगर कोई व्यापारी कोई सामान मंगा रहा है तो उसका सामान भी इसमें रखा होगा और गाज़ियाबाद में उसको वहाँ पे उतार दिया जाएगा, गाज़ियाबाद के जो व्यापारी है उसके सामान को। और फिर गाज़ियाबाद पे सामान कोई व्यापारी है जो गाज़ियाबाद से कोई सामान मंगा रहा है अपने वहाँ के लिए, तो उसे वहाँ पे लोडेड कर दिया जाएगा इसी ट्रेन में और फिर उस व्यापारी का जहाँ तक उसने मंगाया है उसको वहाँ पे उस स्टेशन पे उतार दिया जाएगा। तो व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन देखिए, ये सिर्फ जो छोटे व्यापारी हैं, लघु व्यापारी हैं, उनके लिए है। ये दिल्ली से चलेगी और त्रिपुरा तक इसका लास्ट स्टॉपेज त्रिपुरा होगा। बीच में जितने भी स्टेशन हैं ये सभी को कनेक्ट करेगी सामान को लोडिंग करने में और सामान को अनलोडिंग करने में। ज़रूरत के हिसाब से ये स्टेशनों पर सामान की लोडिंग करेगी और सामान की अनलोडिंग करेगी। तो ये चलेगी, ये ट्रेन उत्तर रेलवे की है, ये ट्रेन दिल्ली से लेके त्रिपुरा तक चलेगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लोगों के लिए केंद्रीय और राज्य परियोजना के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए विशिष्ट पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? देखिए, एक आधार कार्ड जो पहचान पत्र है ये पूरे इंडिया का पहचान पत्र है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है पहचान पत्र। और अभी हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र अपने राज्य के लोगों के लिए आधार कार्ड के अलावा भी लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है हरियाणा का, उसका मानना है कि पारदर्शी तरीके से लोगों को केंद्रीय और राज्य योजनाओं को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में उन्हें मदद मिलेगी। क्या है कि ये सिर्फ हरियाणा के लोगों का बनेगा और आधार कार्ड किसका, ये पूरे इंडिया में किसी का बन सकता है। अभी कोई है जो यूपी का है और वो हरियाणा में जा रहा है तो उसका परिवार पहचान पत्र नहीं बनेगा जो कि हरियाणा गवर्नमेंट बनाएगी। तो जो हरियाणा का स्कीम है उसको वो नहीं ले सकेगा क्योंकि हरियाणा के लोगों के लिए स्कीम लॉन्च करेगी हरियाणा की गवर्नमेंट। तो यूपी का इंसान जिसके पास आधार कार्ड है वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएगा जो कि हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। और आधार कार्ड उसके पास तो है ही है, एक मतलब कि पहचान पत्र उसके पास है कि वो भारतीय नागरिक है, लेकिन अगर उसे हरियाणा गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम का लाभ उठाना है तो उसके पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। इसीलिए हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है उसने राज्य की और केंद्र की परियोजनाओं को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने के लिए परिवार पहचान पत्र को लॉन्च किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि भाजपा पार्टी के हैं और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के निम्नलिखित शहरों में से किसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। एक तो जम्मू कश्मीर खुद हुआ, ये यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव, यानी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री भी होंगे और ये यूनियन टेरिटरी भी होगी। दूसरी क्या है, लद्दाख बनाया गया जम्मू कश्मीर को ही अलग करके। लद्दाख यूनियन टेरिटरी विथआउट लेजिस्लेटिव है और इसी लद्दाख की यहाँ पे बात हो रही है। अभी लद्दाख के 2 शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए शामिल किया गया है। ये शहर हैं लेह और कारगिल। स्मार्ट सिटी मिशन ये 2015 में केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 100 शहरों को 2019 से 2023 के बीच में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसी स्मार्ट सिटी में अभी लद्दाख के लेह और कारगिल को शामिल किया गया। पहला ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन बना? ये बना औरंगाबाद महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ पे हरियाली के साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया को भी विकसित किया जा रहा है। औरंगाबाद महाराष्ट्र भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। लद्दाख की राजधानी लेह है, तो लेह को स्मार्ट सिटी में विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ कारगिल को भी स्मार्ट सिटी में विकसित के लिए शामिल किया गया है केंद्र सरकार की योजना स्मार्ट सिटी मिशन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत द्वारा योगदान की कितनी राशि दी गई? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशन है और उसके जो और भी सब्सिडरीज हैं, यानी कि उसकी जो सहयोगी ऑफिस हैं जैसे WHO, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये सब संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की सहयोगी ऑफिस हैं। इनको विभिन्न देशों द्वारा अनुदान दिया जाता है ताकि ये अपने खर्चे को चलाएं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम जैसे अभी WHO जब कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उसका काम था कि वो पूरे डेटा को इकट्ठा करे चाइना से और पूरे विश्व को कोविड-19 के जो भी प्रभाव हैं उनके बारे में पूरे विश्व को अवगत कराए, जिससे जो विश्व के अलग अलग देश हैं वो अपने हिसाब से इसकी तैयारी कर सकें। लेकिन WHO ऐसा करने में विफल रहा, ऐसा मानना था अमेरिका का। तो अमेरिका जो अनुदान इसको देता था, अमेरिका ने WHO को अनुदान देना बंद कर दिया। यानी कि कोई कंपलसरी नहीं है कि देश अनुदान दें ही इन संस्थाओं को, लेकिन ये संस्था ऐसा माना जाता है कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगी और समय पड़ने पे पूरे विश्व को चुनौतियों से अवगत कराती रहेंगी। इसीलिए विभिन्न देशों द्वारा इनको अनुदान दिया जाता है। उसी क्रम में अभी भारत संयुक्त राष्ट्र का विकास साझेदारी निधि में भारत ने 15.46 मिलियन US$ का अनुदान दिया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और भारत का न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय दोनों मिलकर भारत में क्लीन एनर्जी फॉर रूरल प्रोडक्टिव एंड डोमेस्टिक यूज के लिए एक मिशन चला रहे हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय भारत ये गांव में शुद्ध एनर्जी, क्लीन एनर्जी फॉर रूरल प्रोडक्टिविटी, जैसे बायो क्या होता है कि गांव में जो गाय के गोबर से बनाया जाता है कंडा, उस पर काउडंग बनता है, उससे क्या बनाते हैं ये लोग, उसको सुखा के उससे खाना बनाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है और ये फिर हानिकारक होता है, कई सारी बीमारियां भी इससे होती हैं। लेकिन अगर उसी काउडंग को, उसी गाय के गोबर का जो है बायोगैस बना के इस्तेमाल किया जाए तो वो हानिकारक भी नहीं है और उससे ज़्यादा इफ़िशियंट भी है। यानी कि जितने गोबर से खाना जितना बनेगा और उतने उससे कहीं कम से जो है बायोगैस प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा इफ़िशियंट तरीके से उसका इस्तेमाल होगा। इसी से संबंधित कार्य कर रहा है भारत का न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन जो है अभी एक सत्यापित पहल का भी आयोजन किया इसने। सत्यापित पहल क्या था यूनाइटेड नेशन की? यूनाइटेड नेशन की सत्यापित पहल ये थी कि जो कोविड-19 के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां और झूठे संदेश फैलाए जा रहे हैं पूरे विश्व में, उस पर रोक लगाना। और सत्यापित पहल जो यूनाइटेड नेशन का था, इस सत्यापित पहल का जिस देश ने अगुवाई किया, जिस देश की देख रेख में सत्यापित पहल
का आयोजन किया जा रहा है वो देश है हमारा भारतवर्ष। हमारे भारतवर्ष के ही देखरेख में यूनाइटेड नेशन ने सत्यापित पहल का आयोजन किया, जिससे कि कोविड-19 के खिलाफ जो झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उस पर रोक लगाया जा सके और लोगों के सामने जो सही स्थिति है कोविड-19 की, जो सही बात है कोविड-19 से संबंधित, उसे बताया जा सके। इससे कोविड-19 प्रसार पे रोक लगने की पूरी संभावना, क्योंकि अगर लोगों के पास गलत जानकारी नहीं पहुंचेगी तो लोग सतर्क होंगे सही तरीके से और फिर कोविड-19 प्रसार रोकने में भी इससे मदद मिलेगी। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कुल 15.46 मिलियन US$ का अनुदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सिक्के को जारी करके महात्मा गांधी के सम्मान की योजना बनाई है? यानी कि इस देश के सिक्के पे महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी फ़ोटो लगी होगी। ये करेगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड अपनी 150वीं वर्षगांठ इस वर्ष मना रहा है और उसने महात्मा गांधी को सम्मान देने की योजना में अपने वहाँ के सिक्के पे उनका चित्र छापने का योजना बनाया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया कंपनियों द्वारा प्रदान की गई समाचार सामग्री के भुगतान के लिए फेसबुक और गूगल की बात करने वाला विश्व का पहला देश कौन होगा? देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने गूगल और फेसबुक से जो मीडिया कर्मियों द्वारा समाचार उनको प्रोवाइड कराया जाता है उसके लिए भुगतान मांग रहा है कि क्यों ना आप हमको कुछ ना कुछ भुगतान करें, क्योंकि हमारे देश के मीडिया कर्मी आपको फ्री में न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। उसके लिए भुगतान मांगने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। देखिए क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब फेसबुक खोलते होगे तो कई तरीके की न्यूज़ आपको अपने आसपास के एरिया से रिलेटेड दिखती होगी, या फिर अगर आप गूगल खोलते हो, गूगल सर्च में जाते हो तो नीचे आपको कई तरीके की न्यूज़ दिखती है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ होती है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बना जो कि फेसबुक और गूगल से उस न्यूज़ के बदले में पैसे मांग रहा है, क्योंकि वो न्यूज़ फेसबुक और गूगल तो नहीं कर रहे हैं। फेसबुक और गूगल कहीं से उस न्यूज़ को उठा के जो है आप जिस एरिया से हो ये उस एरिया की न्यूज़ आपके जब आप सर्च में जाते हो तो वहाँ पे आपको अपने एरिया की न्यूज़ दिखाई देती है और साथ ही साथ इंटरनेशनल न्यूज़ भी दिखाई देती है। तो इसके लिए न्यूज़ तो कौन खोज रहा है? ये न्यूज़ खोज रहा है वहाँ का स्थानीय जो पत्रकार है। तो इसीलिए जो है जो मीडिया कर्मी हैं वो ये न्यूज़ को खोज रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बना जिसने फेसबुक और गूगल से उस न्यूज़ के बदले पैसे की बात कर रहा है कि भैया आप इस न्यूज़ के बदले हमको कुछ ना कुछ पैसे दो। ऐसी बात करने वाला फेसबुक और गूगल से पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश योजना के तहत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया। यह किस राज्य का पहला गोल्फ कोर्स है? देखिए यह पहला गोल्फ कोर्स होगा मिज़ोरम राज्य का। मिज़ोरम की राजधानी आइजॉल है और इसे किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया, इसका उद्घाटन किया केंद्रीय संस्कृति और पर्यावरण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया। मिज़ोरम राज्य में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया और ऐसा करने वाला मिज़ोरम राज्य पहला राज्य है। और ये जो थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है ये स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। इस योजना के तहत देश भर में जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकास करना ही इस योजना का पूरा लक्ष्य है। इसी वजह से इस योजना के तहत थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया हमारे कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने मिज़ोरम में। और मिज़ोरम ही पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। मिज़ोरम भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये जोरमथांगा हैं और गवर्नर PS श्रीधन पिल्लई हैं। आइजॉल मिज़ोरम की राजधानी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने
अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौते की घोषणा की है। देखिए, जो लोग फ्लिपकार्ट और अमेजॉन यूज़ करते हैं उसमें से अमेजॉन पे आप ध्यान देंगे तो अमेजॉन वेब सीरीज़ भी चलती है, जिसमें तरह तरह की मूवी दिखाई जाती हैं, वेब सीरीज़ दिखाई जाती हैं। तो इसी वेब सीरीज़ के लिए अमेजॉन की इसी जो वेब सीरीज़ है इसके लिए ही भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने अमेजॉन के साथ साझेदारी की है और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय एयरटेल अब क्या करेगी, वो जो ये अमेजॉन वेब सीरीज है इसके लिए चैनल पार्टनर के रूप में स्टार्टअप की तरह काम करेगी। अमेजॉन वेब सीरीज पे ये चैनल पार्टनर बन जाएगी, यानी कि अब आप जब देखोगे वेब सीरीज़ तो किसी वेब सीरीज़ पे एयरटेल भी लिख के आएगा, क्योंकि एयरटेल वहाँ पे अमेजॉन वेब सीरीज़ में चैनल के रूप में कार्य करेगी। साथ ही साथ अमेजॉन वेब सीरीज़ के उत्पादों को बेचने का कार्य भी भारतीय एयरटेल लिमिटेड करेगी। एयरटेल का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है और गोपाल विट्ठल एयरटेल के भारत में CMD हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भारतीय एयरटेल B। ये काम करेगी अमेजॉन वेब सीरीज़ के साथ दो तरीके से। एक तो ये चैनल के रूप में काम करेगी अमेजॉन के साथ, जो कि जहाँ पे ये वेब सीरीज़ दिखाई जाएगी। साथ ही साथ जो और भी वेब सीरीज़ हैं उनको बेचने का काम भी कौन करेगा, अमेजॉन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश की सरकार ने आर्थिक विकास बोर्ड के माध्यम से, जो कि आर्थिक विकास बोर्ड ये आंध्र प्रदेश का एक बोर्ड है, उसी के माध्यम से हैदराबाद स्थित इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ राज्य के विभिन्न विभागों में काम करने के लिए समझौता किया है। कोविड-19 की वजह से जो राज्य की अर्थव्यवस्था इस समय डगमगा गई है, आंध्र प्रदेश की सरकार इसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीतियों के लिए इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है, जिससे कि जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो जल्द से जल्द पटरी पर वापस आए। और इसलिए वो क्या, इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भी सरकार की मदद करेगी। साथ ही साथ जो विभिन्न विभाग हैं सरकार के, उनके साथ भी ये कार्य करेगा। इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है ये MSME मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है, यानी कि माइक्रो स्मार्ट मीडियम इंटरप्राइजेस का जो मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करता है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। जिसके और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अंतर्गत ये बातें आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि सिर्फ़ और सिर्फ खादी के कपड़े बनाए जाते हैं। इसमें अनेक तरीके के काम होते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही अगरबत्ती को भी खादी एवं ग्राम उद्योग के तहत MSME में शामिल कर लिया गया। अभी आप देखो यहाँ पे सरसों के तेल की आपूर्ति भी कौन करेगा, खादी एवं ग्राम उद्योग करेगा। और साथ ही साथ ये मिट्टी के बर्तन भी बनाता है, टेराकोटा जिसे बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने का काम करता है। तो बहुत सारे काम है खादी एवं ग्राम उद्योग के। उसी के अंतर्गत एक काम इनका है सरसों का तेल बनाना। तो ये अब खादी ग्राम उद्योग जो है ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को क्या करेगा, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को अब भेजेगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कौन से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भेजेगा, ये ITBP को भेजेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सरसों का तेल भेजेगा। देखिए, जो ये बॉर्डर पे पुलिस फोर्स होती है इनके लिए मेस होता है, मेस में इनके लिए खाना बनाया जाता है और इसी खाने में प्रयोग किया जाएगा अब खादी ग्रामोद्योग आयोग के तेल का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि खादी ग्रामोद्योग भारत सीमा सुरक्षा बल के पुलिस जवानों के लिए सरसों के तेल की आपूर्ति करेगा। इसके लिए उसने समझौता किया है ITBP के साथ। ITBP जो है ये भारत सीमा की सुरक्षा करता है तिब्बत के बॉर्डर पर।
और एसएसबी सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमा की सुरक्षा करता है नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर। साथ ही साथ बीएसएफ की भी बात कर लेते हैं। बीएसएफ भारत की सीमा की सुरक्षा करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश पे। तो देखिए 3 पुलिस फोर्स मैं बता रहा हूँ, तीनों कहाँ कहाँ किस किस बॉर्डर पे भारत की सुरक्षा करते हैं, किस सीमा पर भारत की सुरक्षा करते हैं, उसको आप नोट डाउन करोगे। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये सुरक्षा करता है भारत की तिब्बत बॉर्डर पे, जो कि तिब्बत लगातार चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत हमारा हिस्सा है। और तो अगर ये आप ये भी मान सकते हो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये तिब्बत के बॉर्डर पे करता है भारत की सुरक्षा, या फिर चाइना के बॉर्डर पर भी भारत की सुरक्षा यही करता है। एसएसबी सीमा सुरक्षा बल भारत के लिए ये नेपाल और भूटान बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा करता है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये भारत के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा करता है। केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है ये एमएसएमई मंत्रालय के अधीन आता है। और अभी कुछ पिछले वर्ष इसने देश का पहला टेराकोटा ग्राइंडर लगाया था, कहाँ पे? वाराणसी में। टेराकोटा ग्राइंडर वाराणसी के शिवपुर नाम के गांव में लगाया गया था। क्या है ये टेराकोटा ग्राइंडर? देखिए जो पकी मिट्टी के बर्तन या खिलौने होते हैं उन्हें इसमें क्या किया जाता है? पीस दिया जाता है, ग्राइंड कर दिया जाता है और पुनः उनसे मिट्टी का कोई भी सामान बनाया जा सकता है। यही टेराकोटा ग्राइंडर है। और इससे क्या, अभी आप मिट्टी के जो कुल्हड़ हैं इन सबको रोड पे फेंक देते हो तो इससे क्या होता है कि ये काफ़ी दिनों तक रोड पे पड़े रहते हैं। ये मतलब कि ये ख़त्म तो हो जाते हैं क्योंकि ये मिट्टी के होते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है और फिर उसको सफाई करनी पड़ती है। तो इसलिए अब टेराकोटा ग्राइंडर में डाल के फिर से इसका कोई ना कोई सामान बना दिया जाता है मिट्टी का ही। पकी मिट्टी का तो काफ़ी टाइम लगता है उसको डिस्पोज होके मिट्टी में मिलने में। और अब खादी ग्राम उद्योग तेल, सरसों के तेल की आपूर्ति करेगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने LGM-30G मिनटमैन थर्ड मिसाइल की परीक्षण उड़ान का आयोजन किया? ये LGM-30G मिनटमैन थर्ड मिसाइल का जो परीक्षण का उड़ान आयोजन किया, इसको किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वायुसेना ने इस मिसाइल का जो है मिसाइल के परीक्षण का आयोजन किया। ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका आयोजन वायुसेना ने जो USA की है उसने कैलिफोर्निया बेडेनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन किया। ये जो बेस है कैलिफोर्निया के बेडेनबर्ग एयरफोर्स का, ये बेस प्रशांत महासागर में स्थित है और यहीं पे इस परीक्षण का आयोजन किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? LGM-30G मिनटमैन ये बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए वो मिसाइल जिसमें कंप्यूटरीकृत तरीके से दिशा और दूरी को फिट कर दिया जाए। अभी जैसे कि कोई बेस है, मतलब कि कोई चीज़ चल नहीं रही है, कोई किसी दुश्मन देश का बेस कैंप लगा हुआ है, तो अब उसकी दूरी का आप अनुमान लगा लो कितनी है और किस डायरेक्शन में उसको आपको मिसाइल को उस पर मार के ख़त्म करना है दुश्मन देश के उस बेस कैंप को। तो इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। एक आप जितनी दूरी पे मारना है इसको उतनी दूरी उसमें फीड करो कंप्यूटर की तरीके से और किस डायरेक्शन में मारना है ये डायरेक्शन फीड करो। तो फिर जो आपका ये ग्रेविटेशन है और जो एयर प्रेशर है इसके अनुसार वो बैलिस्टिक मिसाइल जाके सीधे दुश्मन देश के बेस कैंप पे ही गिरता है। यही बैलिस्टिक मिसाइल होता है कि उसमें कंप्यूटरीकृत तरीके से दिशा और दूरी को फीड कर दिया जाता है और फिर लॉन्च कर दिया जाता है, तो एकदम सटीक निशाने पे जाके वो दुश्मन देश के बेस कैंप का नष्ट कर देता है, बेस कैंप को। LGM-30G मिनटमैन ये बैलिस्टिक मिसाइल ही है। इसके परीक्षण के उड़ान का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया जो कि सफल रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना ने कैलिफोर्निया बेडेनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन किया। कैलिफोर्निया बेडेनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर जियोसाइंस पत्रिका के अनुसार मैरीलैंड विश्वविद्यालय और ETH ज्यूरिख में भूभौतिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह पर 37 सक्रिय ज्वालामुखी संरचनाएं पाई हैं? 37 सक्रिय ज्वालामुखी की संरचनाएं मिली हैं शुक्र ग्रह पे, वीनस प्लैनेट पे।
और इसको किसने प्रकाशित किया? इस खोज को प्रकाशित किया नेचर जियोसाइंस पत्रिका ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम की पत्रिका है। और ये कहाँ पे है? ये जिसने इसका खोज किया, इसकी खोज की मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने, जो कि अमेरिका का विश्वविद्यालय है। साथ ही साथ ज्यूरिख के भूभौतिक संस्थान ने, ज्यूरिख का भूभौतिक संस्थान यानी कि ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, तो ये स्विट्ज़रलैंड का भूभौतिक संस्थान, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है, उसने मिलकर ये खोज की कि एक 37 सक्रिय ज्वालामुखी हैं वीनस प्लैनेट पे, 37 सक्रिय ज्वालामुखी हैं शुक्र ग्रह पे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसे प्रकाशित किया नेचर जियोसाइंस पत्रिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर इकर कैसिलस, जिन्होंने हाल में ही रिटायरमेंट की घोषणा की, ये किस देश से हैं? फुटबॉलर इकस कैसिलस ये हैं स्पेन के। इन्होंने स्पेन के लिए 4 विश्व कप में स्पेन की कैप्टनशिप की है और ये स्पेन के लिए गोलकीपर थे। ये देखिए, कैप्टन और गोलकीपर दोनों थे स्पेन के लिए। इकर कैसिलस स्पेन के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अभी इन्होंने जो है फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 4 विश्व कप में इन्होंने स्पेन के लिए प्रतिनिधित्व का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण अब्राहिम अलकाजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये क्या थे? अब्राहिम अलकाजी ये थिएटर डायरेक्टर थे। 94 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ। अब्राहिम अलकाजी ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सबसे लंबे समय तक डायरेक्टर भी रहे हैं। इनको भारत के जो सर्वोच्च सम्मान हैं उनमें, भारत के देखिए 4 सर्वोच्च सम्मान हैं नागरिकों के लिए। एक भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। मैं क्रम से बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा पुरस्कार सिविलियन इंडियन के लिए है भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है भारत में वो है पद्म भूषण। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए तीसरे नंबर का है पद्म भूषण। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत में। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण सबसे बड़ा अवार्ड है दूसरे नंबर का भारत में सिविलियन के लिए। तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा भारत में। और चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है पद्मश्री, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों सीरियल से हैं। और सबसे बड़े अवार्ड पद्म विभूषण सबसे बड़ा, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, लेकिन इन तीनों से सबसे बड़ा कौन है? भारत रत्न। तो जो अब्राहिम अलकाजी हैं, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सबसे लंबे समय तक डायरेक्टर रहे, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2010 में। इनको पद्म भूषण भी पुरस्कार प्रदान किया गया था 1991 में, और पद्मश्री पुरस्कार इनको 1966 में प्रदान किया गया था। इन्हें सिर्फ भारत रत्न, जो टॉप 4 सिविलियन अवार्ड भारत के हैं उसमें से सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला, और तीनों अवार्ड इन्हें दिए गए थे। और ये क्या हैं? ये थिएटर डायरेक्टर थे, यानी कि थिएटर निर्देशक थे। 94 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम इंग्लिश, जो हाल ही में समाचार में है, किस कंप्यूटर पार्ट का सह निर्माता है? ये देखिए, विलियम इंग्लिश ये अमेरिकन इंजीनियर हैं और जिन्हें पता होगा माउस का आविष्कार किया था डगलस इंग्लिशबर्ड ने, और डगलस इंग्लिशबर्ड के साथ सहयोग किया था विलियम इंग्लिश ने। मिस्टर विलियम इंग्लिश, इन्होंने माउस का जो आविष्कार हुआ है उसमें अपना सहयोग प्रदान किया था डगलस इंग्लिशबर्ड को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, माउस का अगर ये क्वेश्चन आता है माउस का आविष्कारक कौन है, तो ऑप्शन होता है डगलस इंग्लिशबर्ड। लेकिन अब ये आ गया कि विलियम इंग्लिश कौन है? विलियम इंग्लिश ये हैं माउस के जो है सह निर्माता, यानी जब डगलस इंग्लिशबर्ड माउस की खोज कर रहे थे तो उसमें इनकी मदद कौन कर रहा था? डगलस इंग्लिशबर्ड की विलियम इंग्लिश कर रहे थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया, इसी वजह से ये समाचारों में बने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन उस टाइम छूट गया था, अभी मेरी नज़र में आया तो फिर मैंने इसे आपके लिए जो है
नोट डाउन कर दिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन लर्निंग बुक पे करंट अफेयर से रिलेटेड आपका नहीं छूटे। 1 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। विश्व फेफड़ा दिवस कैंसर के लिए मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करना कि कैसे कैंसर हो सकता है फेफड़े में, स्मोकिंग के थ्रू, कोई निकोटीन के थ्रू, या फिर ख़राब पॉल्यूटेड एयर लेने से। इन सब के प्रति लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पूरे विश्व में विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवी भालू किस वर्ष तक विलुप्त हो जाएंगे। देखिए, जो ये प्रकाशित अध्ययन हुआ है इसके अनुसार 2100, अभी यानी कि आज से 80 साल बाद, इस साल से 80 साल बाद, अभी 2020 चल रहा है, 2100 तक 80 साल बाद जो ध्रुवी भालू हैं वे विलुप्त हो जाएंगे। ध्रुवी भालू जो दक्षिण ध्रुव, ये देखिए बीचों बीच जो लाइन होती है 0 डिग्री पे, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से नॉर्थ साइड में जब हम 90 डिग्री ऊपर जाते हैं तो उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जब हम साउथ साइड में इक्वेटर से 90 डिग्री नीचे आते हैं तो उसे बोलते हैं साउथ पोल। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा होता है और यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। ये आर्कटिक क्षेत्र है। आर्कटिक क्षेत्र में भालू पाए जाते हैं। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, ये पूरे वाइट कलर के होते हैं। तो लगातार क्या हो रहा है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ये जो गर्मी बढ़ने की वजह से क्या इसमें लगातार जो बर्फ़ है उसका नुकसान हो रहा है। ये बर्फ़ जो पोल पे जमा है, जो ध्रुव पर जमा है, ये लगातार पिघल रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि जो ये ध्रुवी भालू हैं इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रजनन क्षमता इससे प्रभावित होगी और 80 सालों के अंदर ये विलुप्त हो जाएंगे। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भी जो ध्रुवी भालू हैं उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में जो है रखा है। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में ध्रुवी भालुओं को रखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। और अभी प्रकृति जलवायु परिवर्तन में एक शोध प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार आर्कटिक क्षेत्र में भालू 2100 तक विलुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेडिकल कचरे को ट्रैक करने के लिए किस संगठन ने ID कोविड-19 BWM ऐप विकसित किया है। इसको विकसित किया है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने। सुप्रीम कोर्ट ने सभी नगर निगमों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए दैनिक आधार पर कोविड-19 VWP ऐप का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस ऐप में अब देखिए कोविड-19 के केस लगातार बढ़ रहे हैं और जो हॉस्पिटल हैं उनसे लगातार कोविड-19 से रिलेटेड कचरे निकल रहे हैं और काफ़ी हद तक ये संभावना है कि इन कचरों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बना रहे। इसलिए इनको कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है और कहाँ पे डंप किया जा रहा है, सुरक्षित जगह पे डंप करने के उद्देश्य से ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी नगर निकायों को पूरे देश के और सभी राज्यों के राज्य प्रदूषण बोर्ड के लिए कोविड-19 VWM ऐप के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया। इस ऐप में अब लगातार नगर निकाय के अस्पतालों में जो जहाँ पे कोविड-19 का सेंटर है वहाँ से जो कचरे उठाए जा रहे हैं, किस हॉस्पिटल से कौन कौन सा कचरा उठाया गया और इसको फिर कलेक्ट करने के बाद कहाँ पे डंप किया गया, इन सब की जानकारी इस पे नगर निकाय को फीड करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और इससे क्या होगा कि कोविड-19 प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। और आरोग्य सेतु ऐप के बारे में सभी जानते हैं, जिसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है, कोरोना कवच नाम से भी ऐप को लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो कोविड-19 BWM ऐप जो है ये किसने विकसित किया है, इसको विकसित किया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। और इस ऐप को सुप्रीम कोर्ट ने सभी नगर निकाय और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए अनिवार्य कर दिया है इस ऐप के इस्तेमाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल विज किस राज्य के गृह मंत्री ने अपनी तरह का पहला वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। या हरियाणा के अनिल विज हरियाणा के क्या हैं, गृह मंत्री हैं। हरियाणा के शहरी निकायों में विकास कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक वेब आधारित पेपरलेस सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल को लॉन्च किया वर्क मैनेजमेंट सिस्टम अनिल विज ने।
राज्य में भ्रष्टाचार को कम करना, नगर निकायों में विकास कार्यों पर सेंट्रलाइज तरीके से नज़र रखने के उद्देश्य से वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया है अनिल विज ने। अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।